ठीक, तो लास्ट रन पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे ट्रांसमिशन लाइंस, और ट्रांसमिशन लाइंस में हम लोगों ने देखा था कि हमने उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेशन कैसे होता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोपगेशन कैसे होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके थे, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस डिराइव करा था। कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस का जो फार्मूला था, है ना, वो कितना आया था? कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस उसको हम Z0 से डिनोट करते हैं, और Z0 की वैल्यू जो आई थी मेरी, वो आई थी कि अगर मैं फॉरवर्ड वोल्टेज और करंट को डिवाइड कर दूं, या निगेटिवली आई नॉट प्लस, या निगेटिवली V0 माइनस रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट को डिवाइड कर दूं। ठीक है, तो ये बेसिकली मेरा कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आता है। और अगर मैं मैथमेटिकली इसको देखूंगा तो दिस विल बिकम R प्लस J ओमेगा L डिवाइड बाई गामा। गामा इज अल्फा प्लस J बीटा, है ना, और ये हो जाएगा गामा डिवाइड बाई G प्लस J ओमेगा C। जो भी आपका मन करे यू कैन इजीली राइट इट इन टर्म्स ऑफ। तो Z0 की वैल्यू को अगर मैं गामा की वैल्यू रखूंगा तो गामा है मेरा अंडर रूट ऑफ R प्लस J ओमेगा L डिवाइड बाई G प्लस J ओमेगा C। तो दिस कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ, है ना, R प्लस J ओमेगा L divided by G plus J omega C. So this will be the expression for the characteristic impedance for the transmission line, whose R, L, G and C and the operating frequencies are given. We can calculate कि उस particular transmission line का characteristic impedance कितना है। ठीक है, अब इस transmission line के characteristic impedance के basis पे we define two types of transmission lines। ठीक है, और वो types जो है मेरे, वो है नंबर 1 इज द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, मैं ट्रांसमिशन लाइन को TL से डिनोट कर रहा हूँ, अदरवाइज मुझे बार बार बहुत ज़्यादा लंबा लिखना पड़ता है। ठीक है, और सेकंड है डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन। अब इनकी पर्टिकुलर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम लोग उनकी वैल्यूज़ को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि बेसिकली इस ट्रांसमिशन लाइंस को अगर मैं यूज़ करूँगा या ट्रांसमिशन लाइन की इस पर्टिकुलर कैटेगरी को यूज़ करूँगा तो उससे मुझे क्या क्या फ़ायदे होंगे। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन कैरेक्टरिस्टिक्स मैं देखूँ तो सबसे पहले बात करते हैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन की। और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन वो लाइन है अगर मैं आइडियल कंडक्टर्स या परफेक्ट कंडक्टर्स का इस्तेमाल करता हूँ, और उन दो ट्रांसमिशन लाइंस के बीच में जो मटेरियल है, ट्रांसमिशन लाइन के मटेरियल के बीच में, चाहे वो कोएक्सियल केबल हो, चाहे वो पैरेलल प्लेट हो, है ना, या चाहे कंडक्टिंग प्लेन के ऊपर वायर हो, या आपका 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन हो, उन 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन के बीच में अगर कोई मटेरियल है तो मैं उसको मान के चल रहा हूँ कि द मीडियम इज ऑल्सो लॉसलेस। ठीक है, तो फर्स्ट द कंडक्टिंग मीडियम इज मेड अप ऑफ आइडियल कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर, और दूसरा जो उनके बीच का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक लॉसलेस है ना। तो सबसे पहले तो कंडक्टिविटी जो कंडक्टर यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ हो, बहुत ज़्यादा हो, है ना, और जो मेरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, सेपरेशन वाला मीडियम जो भी है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज माय लॉसलेस मीडियम, दैट मीन्स सिग्मा इज अप्रोचिंग 0। ठीक है, इन दैट केस दिस ट्रांसमिशन लाइन इज सेड टू बी द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक, अब मुझे ये पता है कि सिग्मा अगर 0 होता है तो अल्फा या अल्फा सी सिग्मा सी कंडक्टिविटी 0 होती है, कंडक्टिविटी इन्फिनिटी है आइडियल कंडक्टर के लिए। लॉसलेस मीडियम के लिए सिग्मा की वैल्यू 0 है। दैट मीन्स इन दैट केस if sigma equals to 0 then we can have alpha equals to 0। ठीक है, अल्फा इक्वल्स टू 0, और जो मेरा गामा होता है वो क्या होता है? गामा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा प्लस जे बीटा, सो दिस विल बी सिंपली जे बीटा। ठीक है, नाउ गामा की वैल्यू क्या निकाली थी मैंने अभी? गामा मैंने लिखा था अभी अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। ठीक है,
यहाँ पर मैंने ये चीज़ रखी थी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को जो डिफाइन करती है वो ये कि अगर एक कंडक्टिविटी है तो उस कंडक्टिविटी की वजह से उसका रेजिस्टेंस कितना है। अगर कंडक्टिविटी इंफिनिटी है, आइडियल कंडक्टर है, दैट मीन्स इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एनी लॉस। ठीक है, मैं सबसे पहले इस लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन को डिस्कस कर रहा हूँ। तो इन दैट केस द R इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड वन, if I am talking to the dielectric medium between the two conducting mediums of the transmission lines or wires is ideal dielectric or lossless, that means sigma equal to 0, तो वहां पर जो conductivity है G, that is also equals to 0. So if I want to define a lossless transmission line, then irrespective of what are the other parameters, the value of R and G are 0. That means उसकी resistivity और उसकी कंडक्टेंस जो है वो कितना है, 0 है। ठीक है, तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन में R और G को कर देता हूँ 0, that means this will become j omega L into j omega C and under root of this particular क्वांटिटी। ठीक है, जे ओमेगा दोनों में कॉमन है, अंडर रूट से निकल के बाहर आज कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा जे ओमेगा अंडर रूट ऑफ एल सी। नाउ विद दिस यू कैन कंपेयर इट विद अल्फा प्लस जे बीटा, तो देयर इज नो रियल पार्ट इन इट, दैट मींस वी कैन डिफाइन दैट अल्फा इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड ओनली इमेजिनरी पार्ट इज देयर, सो दिस बीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, बीटा इज इक्वल्स टू omega under root LC. So in that case alpha equals to 0 and beta equals to omega under root LC. Now if you know the value of the L and value of the C for that particular transmission line and the operating frequency at which the transmission line is operating, then you can calculate कि उस particular transmission line के लिए phase constant की value कितनी होगी. You can simply calculate it with omega under root LC. Now you know that velocity of propagation is equals to omega by beta, है ना? Omega is what? Omega is constant. Omega is particular frequency at which the transmission line is operating, and beta is already we have calculated. ठीक है, so that is what? That is equals to omega divided by omega under root LC. So omega is get cancelled out with omega in the numerator and denominator. So you are left only with under root of LC. So the velocity of propagation is equals to what? Is equals to Vp. I am writing here it as 1 by under root of LC. Right. Now based on कि उस ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस कितना है एंड उस ट्रांसमिशन लाइन का कैपेसिटेंस कितना है, आई कैन कैलकुलेट कि वो पर्टिकुलर ट्रांसमिशन लाइन के अंदर जो वेव ट्रेवल करेगी वो किस वेलोसिटी से ट्रेवल करेगी, उसकी फेज वेलोसिटी कितनी होगी। आई कैन कैलकुलेट दैट विद दिस पर्टिकुलर थिंग। राइट, क्लियर हो गया? उसके बाद अभी मैंने कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस लिखा है ऊपर Z0, तो Z0 लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए और देख लेते हैं कितना होगा। दिस विल बी व्हाट, दिस इज व्हाट अंडर रूट ऑफ R प्लस j ओमेगा L डिवाइड बाई G प्लस j ओमेगा C। ठीक है, नाउ R is 0 and G is 0, so I am left with only two terms, j omega L divided by j omega C. J omega is get cancelled out with j omega and I can calculate that this Z0 is equals to under root of L by C. So this particular characteristic impedance for a lossless transmission line is given by under root of L by C. ठीक है, so if I know the value of the L and the value of the C for a particular transmission line, irrespective of the length of the transmission line, irrespective of the other parameters, I can calculate कि उसका characteristic impedance कितना है। ठीक है, तो मैंने सारे पैरामीटर्स आइडेंटिफाई कर लिए। सबसे पहले मुझे लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए R और G की वैल्यू गिवन थी, वो मुझे पता है कितना होता है, 0। क्यों होता है 0? क्योंकि जिस भी कंडक्टिंग मीडियम से मिलकर के वो ट्रांसमिशन लाइन बनी है उस कंडक्टिंग मीडियम को हमने आइडियल या परफेक्ट कंडक्टर माना है।
परफेक्ट कंडक्टर या आइडियल कंडक्टर माना है, दैट मीन्स उस केस में क्या है, उस कंडक्टिविटी उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट उसकी कंडक्टिंग मीडियम की कंडक्टिविटी है, दैट मीन्स वहां पर कोई कंडक्शन की वजह से लॉसेज नहीं है। दूसरी एजम्पशन मैंने क्या मांगा है कि इफ देयर इज अ परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक और लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड इन बिटवीन द टू वायर्स, इन बिटवीन द टू कंडक्टिंग प्लेट्स, है ना, जिस भी टाइप का ट्रांसमिशन लाइन है उसके हिसाब से उन दोनों ट्रांसमिशन लाइन, उन दोनों वायर के बीच में, उन दोनों कंडक्टिंग मीडियम्स के बीच में अगर एक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लोकेटेड है, तो अगर उसके लिए सिग्मा की वैल्यू कितनी है, 0, यानी वो कोई भी कंडक्टिविटी शो नहीं कर रहा। दिस इंप्लाइज G टू बी 0, दिस इंप्लाइज R टू बी 0, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को, यानी इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स को बाकी अपने पैरामीटर्स के अंदर रख दूं, तो मुझे पता है गामा इक्वल टू कितना होता है, अल्फा प्लस जे बीटा, और गामा क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी। नाउ आर और जी को मैंने 0 रख दिया, ठीक है, तो क्या बचा, जे ओमेगा एल और जे ओमेगा सी बचा। जे ओमेगा एल मल्टीप्लाई विद जे ओमेगा सी, जे ओमेगा दोनों तरफ है तो बाहर आ जाएगा जे ओमेगा, और बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ एल सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें रियल पार्ट कुछ भी नहीं है। गामा क्या है, गामा इज अल्फा प्लस जे बीटा, real part is compared with real part, imaginary part is compared with imaginary part, there is no real part in it, that's why I can say that alpha equals to 0. Similarly, if I compare the imaginary part with imaginary part, then I can calculate the values of beta, that is omega under root LC, ठीक है। now अगर मुझे गामा यानी बीटा निकल गया और मुझे ओमेगा पता है, then I can calculate the velocity of propagation, that is omega by beta, तो वहां से मैंने क्या निकाल लिया, 1 by under root LC is omega Vp, ठीक है। नाउ अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का एक्सप्रेशन देखता हूं तो वो कितना होता है, आर प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी का अंडर रूट, आर और जी 0 है, क्या बचा, जे ओमेगा एल और जे ओमेगा सी, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल आउट, क्या बचा, अंडर रूट एल बाई सी। दिस इज व्हाट, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस फॉर द लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक। तो सारे पैरामीटर्स गिवन है, सारे पैरामीटर्स मैंने कैलकुलेट कर लिए, गिवन पैरामीटर्स मेरे पास केवल 2 हैं, दैट इज आर इक्वल टू 0 और जी इक्वल टू 0, द रिमेनिंग पैरामीटर्स आई कैन इजीली calculate, right? Now the next is distortionless transmission line, ठीक है। now distortionless transmission line, अगर मैं distortionless transmission line के ऊपर जाता हूं तो distortionless transmission line के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक assumption मानना पड़ेगा कि अगर distortionless transmission line है तो उसके लिए कुछ assumption जो है वो ये है, अगर एक transmission line distortionless है, that means attenuation constant alpha is frequency independent, ठीक है। डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन सेज दैट अल्फा यानी जो एटेन्यूएशन कांस्टेंट है, ठीक है, वो जो मेरा है वो मेरा इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक। नाउ दिस अल्फा दैट इज एटेन्यूएशन कांस्टेंट, इफ इट्स नॉट अ फंक्शन ऑफ पता है, तो अल्फा एटेन्यूएशन कांस्टेंट है ना, और वो है एफ ऑफ ओमेगा, ये मान के चलना हो कि ओमेगा का फंक्शन नहीं है। इन दैट केस बीटा यानी जो मेरा फेज कांस्टेंट होगा, ठीक है, फेज कांस्टेंट जो है मेरा, दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, दैट मींस इट हैज टू बी अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इट्स अ लीनियर फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे हमारा पिछले वाले केस में था बीटा इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एल सी, ठीक है, तो ये एक लीनियर फंक्शन है ओमेगा का, लीनियरली जैसे जैसे ओमेगा बढ़ेगा वैसे वैसे बीटा भी बढ़ता जाएगा, ठीक। तो इट इज लीनियर फंक्शन ऑफ ओमेगा। अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है, बट अल्फा इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा, है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक टू डिफाइन द ट्रांसमिशन लाइन टू बी डिस्टॉर्शनलेस, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओमेगा है एंड इट इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ ओमेगा, क्या, अल्फा और बीटा, ठीक। नाउ दिस कैन बी क्लासिफाइड एज इफ आई assume that R by L is equals to G by C. The ratio of R to L is equal to the ratio of G and C. If this condition holds true, that means I am talking about the distortionless transmission line. Now, if
this is the condition, then what is the value of gamma? Gamma is what? Gamma is under root of r plus j omega L into g plus j omega c. Now, if I want to define it in terms of, suppose for example, I have taken the r common because I want to make it 1. Okay, so if I take r common from this particular thing, then what I am left with is 1 plus j omega L by r. Now in the second term, if I take the g common, then I am left with 1 plus j omega c by g, right? And with this I can say r and g taken out from this under root. What I am left with is 1 plus j omega L by r into 1 plus j omega c by g. ठीक है, and that to under root. Now अब आप ध्यान से देखो, अगर मुझे अल्फा को फ्रीक्वेंसी का फंक्शन नहीं बनाना, तो आप ध्यान से देखो, अगर ये दोनों टर्म्स की मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या चीज आती है? एक तो आएगा रियल पार्ट, है ना, और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो भी रियल पार्ट आएगा, और क्या बचेगा? एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। इसकी इससे मल्टीप्लाई करो और इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, उन दोनों को ऐड कर दो। ठीक, मुझे क्या करना है? मुझे रियल पार्ट इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ओमेगा, ठीक है, बट दैट कैन बी ट्रू व्हेन if I am assuming that r by L equals to g by c. Now r by L equal to g by c, if they both are same, that means 1 plus j omega L by r equal to 1 plus j omega c by g. ठीक है, if this can also imply that r by L equals to c by g. ठीक है, ये चीज को आपको यहाँ पे और यहाँ पे देखना है। देखो 1 plus j omega L by r can also be written as 1 plus j omega c by g, यानी दोनों चीजें सेम हो जाएंगी अगर मैं ये कंडीशन इसके अंदर रख दूंगा तो। ठीक है, दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा अंडर रूट ऑफ r इंटू जी, और साथ में क्या मिलेगा? 1 प्लस j ओमेगा, चाहे तो आप बोल दो कि मुझे मिलेगा L by r, या चाहे तो आप बोल दो मुझे मिलेगा 1 प्लस j ओमेगा c बाय g। ठीक है, ये कुछ भी मिल सकता है आपको, जो भी आपको मन करे आप उस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? हाँ या ना? Yes, जल्दी sir. बोलो, क्लियर है ना? अब गामा इक्वल्स टू क्या है? गामा इक्वल्स टू है अल्फा प्लस जे बीटा। ये मेरा गामा था। तो अगर मैं यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करूं, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करता हूं तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी। ठीक है, और बीटा इक्वल्स टू क्या मिला? बीटा इक्वल्स टू मिला अंडर रूट ऑफ आर इंटू जी इंटू ओमेगा टाइम्स एल बाई आर। ठीक है, अगर मैं इस वाले को, इसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इस साइड से कंपेयर करता हूं तो मुझे अल्फा क्या मिलेगा? अल्फा तो मुझे यही मिलेगा अंडर रूट आर जी। रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लो, और इसमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा अंडर रूट आर इंटू जी ओमेगा टाइम्स सी बाय जी। ठीक, तो आपको ये कुछ ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। तो इसको लिख लिया मैंने ओमेगा, क्योंकि ओमेगा का फंक्शन तो है ही, तो मैंने ओमेगा ऐसे लिख लिया। ठीक है, दिस आर अंडर रूट एंड दिस आर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर से आर अंडर रूट टाइम्स कट जाएगा, तो ये बचेगा एल अंडर रूट जी बाय आर। ठीक है, एल अंडर रूट जी बाय आर। ठीक, और ये क्या हो जाएगा? इधर को देख लो, इसको क्या होगा? इसको हम लिख सकते हैं दैट ओमेगा कांस्टेंट, ये मेरे को सी ऐसी मिलेगा, सी अंडर रूट क्या मिलेगा? आर बाय जी। ठीक, नाउ अगर मैं डिस्टॉर्शन लेस ट्रांसमिशन लाइन की
वैल्यूज को, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं R बाई L इक्वल टू G बाई C, इससे देखूं तो देखो G बाई R मुझे निकालना है। दैट मीन्स अगर मैं इसको इधर ले जाऊं, उसको इधर ले जाऊं, तो दिस कैन बी रिटन एज G बाई R इक्वल्स टू व्हाट, G बाई R। इसको इधर ले गया तो ये हो जाएगा C बाई L। ठीक है, अगर इस चीज को यहां पर रख दूं तो मेरे पास क्या मिलेगा, तो मुझे मिलेगा बीटा इक्वल्स टू व्हाट, ओमेगा L अंडर रूट, है ना, अंडर रूट ऑफ G बाई R इक्वल्स टू C बाय L। ठीक, तो ओमेगा तो ऐसे ही रहेगा और ये L है, अंडर रूट L से अंडर रूट L टाइम्स कट जाएगा, दिस विल बिकम ओमेगा अंडर रूट LC। दिस इज सेम एज इन द प्रीवियस केस। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं यहां से देखूं तो दिस विल बी व्हाट, दिस विल बी ओमेगा C अंडर रूट ऑफ R बाई G। R बाई G मतलब इसका उल्टा, ये हो जाएगा अंडर रूट L बाई C। ठीक है, दैट मीन्स अगेन दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट LC। यानी चाहे आप किसी भी तरीके, बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ओमेगा अंडर रूट LC ही आएगी। ठीक है, अल्फा कितना आया, अल्फा आया अंडर रूट RG। तो जो मैंने सबसे पहले इसको डिफाइन करा था कि अल्फा मेरा ओमेगा का फंक्शन ना हो, आप देख सकते हो अल्फा के अंदर ओमेगा का फंक्शन नहीं आ रहा, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। सिमिलरली मैंने दूसरी टर्म कंडीशन बोली थी कि बीटा जो है मेरा, फेज कांस्टेंट जो है मेरा बीटा, वो ओमेगा का लीनियर फंक्शन हो। यू कैन सी दैट omega is, beta is directly proportional to omega, it's not under root times omega, it's not omega square times omega, और omega की कोई और पावर नहीं, सिंपल omega की 1 पावर के प्रोपोर्शन में है। that is why I can say that it's a distortionless transmission line। क्लियर हो गया? बोलो। यस सर। अब हम निकालेंगे कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस, और कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस निकालने के लिए हमें एक ही एक्सप्रेशन गिवन है, दैट R प्लस J ओमेगा L डिवाइड बाई G प्लस J ओमेगा C, और उसका अंडर रूट ले लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस। नाउ मैं इस वाले में से R कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 1 प्लस J ओमेगा L बाई R डिवाइड बाई, अगर मैं नीचे वाले में से G कॉमन ले लूं तो मुझे मिलेगा 1 प्लस J ओमेगा G बाय C बाई G। ठीक है, और अंडर रूट तो है ही। अब चूंकि R बाई L इक्वल्स टू G बाई C है ना, तो L बाई R यानी L बाई R इक्वल्स टू हो जाएगा C बाई G, ये दोनों सेम हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे। अगर ये कंडीशन लगाता हूं मैं तो डिस्टॉर्शन लेस कंडीशन के लिए, दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा Z नॉट इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R बाई G। यानी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ L एंड C, it's only a function of R and G। ठीक है, अब मुझे बीटा पता है, I can calculate the value of the velocity omega by beta, and in that case 2 it will be same as omega divided by omega under root LC, that means simply equals to 1 by under root LC। so velocity of propagation is what, Vp, that is equals to 1 by root LC। so alpha, beta, gamma, Vp और Z नॉट, ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने, पांचों पैरामीटर्स मैंने डिस्टॉर्शनलेस और लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए आइडेंटिफाई कर लिए। जल्दी से बताओ क्लियर हो गया, हाँ या ना? अगर हो गया हो तो हम इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं फटाफट से और देखते हैं कि इन टाइप की लाइंस के लिए कैसे कैसे हम बाकी सारे पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो गया क्लियर या नहीं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन मेरे पास कुछ ऐसे दे रखा है कि इफ एन एयरलाइन हैज अ, एयरलाइन मतलब वायर लाइन, ठीक है, वायर जो है वो एयर के फॉर्म में है, उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस कितना दे रखा है, Z नॉट गिवन है एयरलाइन के लिए, दैट इज 70 ओम। ठीक है, और उसका फेज कांस्टेंट दे रखा है बीटा, वो दे रखा है 3 रेडियंस पर मीटर। ठीक है, और ओमेगा दे रखा है आपका 100 मेगा हर्ट्ज। ठीक, कैलकुलेट द इंडक्टेंस पर मीटर,
और कैपेसिटेंस पर मीटर, ये दोनों चीजें आपको निकालनी है, ठीक है। नाउ अगर एक एयर लाइन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उसके अंदर कोई कंडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। सिग्मा जीरो, कोई मीडियम फिल नहीं है उन दोनों के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के बीच में कंडक्टिविटी कुछ नहीं है ना। और आइडियली इट शुड बी एज्यूम एज, जो उसकी कंडक्टिविटी है वो इनफाइनाइट है। अगर उन दोनों वायर के बीच में कोई भी मीडियम फील्ड नहीं है, दैट मीन्स उस जो फील्ड मीडियम है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है? जीरो, ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल, यू कैन से दैट इट्स। और अगर मैं इन दोनों चीजों को देखता हूं तो ये क्या चीज को सिंप्लीफाई करती है? ये सिंप्लीफाई करती है एक लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है बच्चों। तो लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए ये चीज सिग्निफाई कर रही है। नाउ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए मुझे पता है अल्फा इक्वल टू 0 होता है और बीटा क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट LC होता है, ठीक है ना? होता है? सर स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं आ रहा। स्क्रीन पर लिखा हुआ नहीं आ रहा? किसी के साथ भी नहीं आ रहा क्या? सर आ रहा है। हाँ आ रहा है सर। आ रहा है बेटा, एक बार चेक करो सर, अपने आ रहा है। कनेक्शन चेक करो, है ना? मैंने स्टॉप शेयरिंग नहीं करा अभी तक। Z0 मेरा क्या होता है? Z0 होता है अंडर रूट ऑफ L/C, ठीक है। तो देखो मुझे बीटा गिवन है, ओमेगा गिवन है, LC निकालना है, मुझे Z0 गिवन है, L और C निकालना है। तो एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, एक इक्वेशन इससे बन जाएगी, दो इक्वेशन है मेरे पास, दो ही अननोन है मेरे पास। आई कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ L एंड C वन बाय वन, ठीक, कर लोगे? देखो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 लेता हूं तो इक्वेशन नंबर 2 में 70 ओम इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ L/C, यानी यहां से हम बोल सकते हैं कि दैट L इक्वल्स टू 70 स्क्वायर इंटू C। एक इक्वेशन तो 2 मेरी यहां से बन गई, ये वाली इक्वेशन 2 यहां से बन गई, ठीक है। और बीटा, इस वाली इक्वेशन को देखें हम तो बीटा क्या है मेरा? 3 रेडियंस पर मीटर इक्वल्स टू ओमेगा, ओमेगा कितना है? 100 इंटू 2 पाई। देखो यहां पर मेरी है हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी, है ना, 2 पाई इंटू 10⁻6, ठीक, 2 पाई एफ 100 10⁻6, तो ये हो गया 2 पाई एफ रेडियंस में आ गया, ठीक। अंडर रूट LC, तो यहां से मेरा L और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? LC की वैल्यू हो जाएगी 3 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू 10⁻8 का होल स्क्वायर। ये मेरी होगी इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे L की वैल्यू को 70 स्क्वायर C यहाँ रख दो तो C की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी, फिर C की वैल्यू यहाँ रख देना तो L की वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाएगी। वो यू कैन इजीली कैलकुलेट, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा आप ध्यान से देखना, वो आंसर हमेशा जैसे L है तो वो आएगा हेनरी पर मीटर में आएंगे जो भी चीजें हैं। C आएगा, वो आएगा किसमें? फैराड पर मीटर में। सर क्यों? क्योंकि जितने भी पैरामीटर्स हैं वो सारे मैंने पर यूनिट लेंथ यानी पर मीटर डिफाइन करे थे स्टार्टिंग में ही। हाँ बेटा बताओ क्या कह रहे थे? सर जो आपने उसके संग ओमेगा इज इक्वल्स टू 100 इंटू 2 पाई रखा है ना सर, ये 2 पाई समझ में नहीं आ रहा सर, 2 पाई ये 2 कैसे पाई इसलिए आया? है क्योंकि आप देखो ध्यान से, ये क्या है? ये ओमेगा की वैल्यू 100 मेगाहर्ट्ज है, ठीक है। चूंकि मैंने फ्रीक्वेंसी को आपको कभी भी नहीं बताया कि ओमेगा एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए मैंने ओमेगा ही लिखा है। लॉजिकली अगर दिस 100 मेगाहर्ट्ज में है, दैट मीन्स यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, इट हैज टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एफ। और इसकी वजह से ही मेरा ओमेगा की वैल्यू कितनी आती है? 2 पाई एफ। तो यहाँ पर एफ की जो वैल्यू है वो मैंने ये वाली वैल्यू रख दी और 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दी, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दी, एफ की वैल्यू यही रखी है मैंने, दिस विल बिकम ओमेगा नाउ, ठीक है। ओमेगा जो ओके ये सर। दोनों ही फ्रीक्वेंसीज बोली जाती हैं, है ना। ये मेरी ये फ्रीक्वेंसी है
and this omega is known as angular frequency. But somewhat in some books, in some questions, it is not mentioned कि मैं जो value question में given है वो omega है या f है. So you will by default analyze with this. उसकी unit क्या है? अगर ये hertz है, that means you should assume it as f. अगर ये radians per second है, then you will assume it as omega. ठीक है, तो अगर ये हर्ट्ज में है, मेगा हर्ट्ज में है, गीगा हर्ट्ज में कुछ भी है, दिस इज assumed to be f represented by f. और अगर ये रेडियंस पर सेकंड है, then you should assume it as a ओमेगा फंक्शन. ठीक है, तो ये चीज ओमेगा या f यहाँ से गिवन है. तो ओमेगा आपका रेडियंस पर सेकंड में आएगा, वो रेडियंस पर सेकंड आप यहाँ रख दोगे. तो अगर ओमेगा हर्ट्ज में गिवन है तो बाय डिफॉल्ट आप 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना. और अगर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट आप ओमेगा की वैल्यू ओमेगा को इन टर्म्स ऑफ रेडियंस पर सेकंड रख सकते हो. जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? यस सर. निकाल लोगे इन दोनों पैरामीटर्स, इन दोनों क्वेश्चंस में एल और सी की पैरामीटर्स निकाल लोगे? ये क्वेश्चन मैंने लिखवाई दिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, उन दोनों को आप एग्जाम्पल मान करके इसको सॉल्व कर लेना. ठीक है, मैं आपको एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, आप एक क्वेश्चन और सॉल्व करना और फिर मुझे उसका सोल्यूशन भेजना. ठीक है, आफ्टर द लेक्चर. ठीक, ट्रांसमिशन लाइन जो कि, चलो मैं एफ ही लिख लेता हूँ क्योंकि मेगाहर्ट्ज में दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है. ट्रांसमिशन लाइन इज ऑपरेटिंग एट 500 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और उस ट्रांसमिशन लाइन का कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस दे रखा है 80 ओम्स. ठीक है, नाउ एल्फा अभी तक था 0 क्योंकि लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन थी. अब मैं नॉर्मल ट्रांसमिशन लाइन मान के चल रहा हूँ, दैट इज इट इज गिवन एज 0.04 नेपर पर मीटर. ये मैं आपको बता चुका हूँ कि एल्फा जो है वो उसका यूनिट होती है नेपर पर मीटर. ठीक है, और मेरा जो बीटा है, बीटा इज 1.5 रेडियंस पर मीटर. ठीक, मुझे क्या निकालना है? मुझे पैरामीटर्स निकालने हैं ट्रांसमिशन लाइन के. आर ओम्स पर मीटर, एल इंडक्टेंस यानी इंडक्टेंस पर मीटर यानी हेनरी पर मीटर, जी कंडक्टेंस यानी मोह पर मीटर, उसकी यूनिट होती है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है जी, और सी ये फैराड पर मीटर यानी कैपेसिटेंस. ये 4 पैरामीटर्स मुझे निकालने हैं इस क्वेश्चन के लिए. ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपको 3 पैरामीटर्स गिवन है, एक गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा. एक तो ये इक्वेशन आपको नोन है, अल्फा पता है, बीटा पता है ना. नॉर्मली अल्फा और बीटा को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लो और फिर वहां से उसकी वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लो. अदरवाइज देयर इज नो नीड टू कंपेयर इट, डायरेक्टली आप उस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, है ना. क्या होता है? अंडर रूट ऑफ आर प्लस जे ओमेगा एल इंटू जी प्लस जे ओमेगा सी. ठीक है, ये इक्वेशन आपको गिवन है. आप इसमें रियल इसको सॉल्व कर लो और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट से कंपेयर कर लो, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी अल्फा और बीटा की यहाँ से. ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, कंपेयर इट विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग विद रियल एंड इमेजिनरी पार्ट. तो आपको ये 2 इक्वेशंस अननोन मिल जाएंगी. ये दोनों इक्वेशंस आप निकाल सकते हो. अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस Z0. ठीक है, Z0 क्या होता है? Z0 होता है अंडर रूट ऑफ R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइड बाई जी प्लस जे ओमेगा सी. ठीक है, आपको एक इक्वेशन यहां से मिल जाएगी. ठीक, और एक इक्वेशन आप निकाल लोगे Vp इक्वल्स टू ओमेगा बाई बीटा. आपको ओमेगा गिवन है, आपको बीटा यहाँ से आ ही जाएगा, Vp आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो ये 4 इक्वेशंस मिल जाएंगे आपको. इन 4 इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी तरीके से और फिर आप आराम से बाकी पैरामीटर्स अल्फा सॉरी आर एल जी और सी ये पैरामीटर्स निकाल सकते हो. ठीक है बच्चों, कर लोगे? ये 3 इक्वेशंस मेरे पास नोन है. इन 3 इक्वेशन से मुझे ये चारों पैरामीटर निकालने हैं. ठीक है, तो कोई ना कोई इक्वेशन ऐसी बननी होगी जिस इक्वेशन को मैं बाकी इक्वेशन में यूज करके एक पैरामीटर आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. मेरे पास 3 इक्वेशंस हैं, 4 अननोन है, तो मेरे को एक्चुअल में एक पैरामीटर की वैल्यू इजीली निकल जाएगी जब आप इसको सॉल्व करोगे तो. एंड देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रिमेनिंग अदर पैरामीटर्स आर एल जी एंड सी. ठीक है बच्चों, कर लोगे? ट्राई कर लोगे? यस सर.
यस सर। ठीक है। तो अब हमारा टॉपिक रह गया है इनपुट इम्पीडेंस। ठीक है, स्टैंडिंग वेव रेशियो एंड पावर। टाइम कितना है? टाइम है 15 मिनट्स। ओके, सो आई विल ट्राई जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है, अदरवाइज वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक, इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, अभी मैंने इक्वेशन सॉल्व करी थी, है ना, लास्ट लेक्चर में। वी एस यानी फेजर फॉर्म में एज अ फंक्शन ऑफ जेड, उसको हमने क्या माना था? उसको हमने माना था, इसका स्टैंडर्ड जो पेन वो है मेरा वी नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस गामा जेड प्लस वी नॉट माइनस ई टू द पावर गामा जेड। ठीक है, एक ही इक्वेशन मानी थी मैंने। और दूसरी इक्वेशन जो करंट की थी फेजर फॉर्म में, उसको मैंने क्या बोला था? उसको मैंने बोला था कि दिस इज बेसिकली आई नॉट प्लस ई टू द पावर माइनस गामा जेड प्लस आई नॉट माइनस ई टू द पावर गामा जेड। और मैंने ये बोला था कि अगर मैं वी नॉट और आई नॉट लेता हूँ तो मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकता हूँ दैट अगर मैं इसको वी नॉट प्लस और आई नॉट प्लस की डेफिनेशन में लिखना चाहूँ तो वी नॉट प्लस डिवाइड बाई जेड नॉट ई टू द पावर माइनस गामा जेड माइनस वी नॉट माइनस डिवाइड बाई जेड नॉट ई टू द पावर गामा जेड। ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई, एक वोल्टेज की और एक करंट की। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूँ मैं 1 बाई 1। ठीक है, अब मैं एक सर्किट एज्यूम करता हूँ। उस सर्किट के एजम्पशन में मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा सोर्स है स्टार्टिंग पे। ठीक है, सोर्स का कुछ इम्पीडेंस है, सोर्स रेजिस्टेंस है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मेरी ट्रांसमिशन लाइन शुरू हो रही है, 2 वायर की ट्रांसमिशन लाइन है। तो एक न्यूट्रल और एक फेज, या जो भी आपको मन करे आप किसी तरीके से बोल दो। और आउटपुट साइड पर मैंने क्या लगा रखा है? मैंने लगा रखा है लोड। ये है मेरा लोड रेजिस्टेंस, लोड इम्पीडेंस, जो भी आपको मन करे आप बोल दो। ठीक है, लोड इम्पीडेंस, इसको लिखते हैं ZL। ठीक है, ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है। ठीक है, दिस इज ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, और उस ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ आप मान के चलोगे कि सपोज L है, कुछ भी है। ठीक, ये मेरा जनरेटर है या सोर्स है। सोर्स इसलिए लिखना क्योंकि सोर्स के लिए मुझे VS लिखना पड़ेगा, तो मैं जनरेटर लिख दे रहा हूँ उसको। ठीक है, और ये उस जनरेटर का इम्पीडेंस है, इसको बोलते हैं ZG। ठीक, मुझे क्या निकालना है? मुझे इसके इनपुट पर वोल्टेज पता है, कितना है? वो इनपुट वोल्टेज है फॉर एग्जांपल V0। ठीक है, लोड पर मेरा जो वोल्टेज है वो कितना है? दैट इज लोड वोल्टेज VL। ठीक है, अब मुझे ये पैरामीटर्स निकालने हैं। क्या निकालना है मुझे? सपोज यहाँ पर मेरी लाइन की डिस्टेंस है Z इक्वल टू 0 और यहाँ पर मेरी लाइन की डिस्टेंस है Z इक्वल टू L। ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ Z। तो ये जो Z है, Z इक्वल टू 0 यहाँ पे, Z इक्वल टू L यहाँ पे, ये मेरी डिस्टेंस हो गई। ठीक, अब अगर मैं इस इनपुट साइड पर अपना रेजिस्टेंस देखूं तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज अज्यूम टू बी इनपुट रेजिस्टेंस। जब ट्रांसमिशन लाइन शुरू हो, Z इक्वल टू 0 शुरू हो, तो मेरे को कितना वोल्टेज और करंट का रेशियो मिल रहा है वो मुझे निकालना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल इनपुट वोल्टेज है V0, इनपुट करंट कितनी है? I0। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है? मुझे V0 और I0 का रेशियो निकालना है, दैट्स इट। ठीक है, अब कैसे करेंगे? जरूरी नहीं है कि ट्रांसमिशन लाइन Z इक्वल टू 0 पे ही मैं इनपुट इंपीडेंस निकालूं। सपोज मेरी 50 किलोमीटर की ट्रांसमिशन लाइन है, मैं कहूं कि 0 डिस्टेंस पे यानी ट्रांसमिशन लाइन की स्टार्टिंग पर कितना इनपुट इंपीडेंस होगा, ट्रांसमिशन लाइन की इस डिस्टेंस पर कितना इनपुट इंपीडेंस होगा, ट्रांसमिशन लाइन की इस डिस्टेंस पर कितना इनपुट इंपीडेंस होगा, एंड सो ऑन। तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट लेंथ्स, ये या ये जो लेंथ्स है ना, इन लेंथ का फंक्शन हो सकता है मेरा इनपुट इंपीडेंस। तो यही चीज मेरे को आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? बहुत आसान सा तरीका है। ये दो इक्वेशंस मैंने ऊपर लिखी है, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं Z इक्वल टू 0 रखता हूं, है ना, Z इक्वल टू 0 रखता हूं, मतलब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मेरे पास दो सिरे हैं, एक ये वाला सिरा, एक ये वाला सिरा, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट। तो मैं स्टार्टिंग वाले पॉइंट पर अपना ट्रांसमिशन लाइन का इनपुट इंपीडेंस निकालना चाहता हूँ। तो वोल्टेज कितनी होगी? इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं। ठीक है,
और करंट इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं हम, ठीक है। तो मैं दो इक्वेशन डिराइव करूंगा। वोल्टेज मेरी कितनी है, वोल्टेज है मेरी वी नॉट, वी एस की वैल्यू कितनी है वी नॉट, और चूंकि ये हो जाएगा सीधा सीधा वी नॉट प्लस, ठीक है, वी नॉट प्लस ई की पावर माइनस गामा जीरो, मतलब ई की पावर जीरो, प्लस वी नॉट माइनस ई की पावर जीरो, इक्वल्स टू क्या, इक्वल्स टू आ गया मेरा वी नॉट। यहां पर मेरी वोल्टेज कितनी है वी जीरो, तो ये हो गया वी जीरो, ये वाली वैल्यू 1, ये वाली वैल्यू 1, तो वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस इक्वल टू दिस, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, वी नॉट प्लस वी नॉट माइनस इक्वल्स टू वी नॉट। सिमिलरली अगर मैं आई नॉट देखूं तो यहां पर अगर आई नॉट करंट है, इनपुट करंट, तो वो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू वी नॉट प्लस डिवाइड बाई जेड नॉट माइनस वी नॉट माइनस डिवाइड बाई जेड नॉट। ये दोनों तो ई की पावर जीरो तो 1 ही हो जाएंगे, तो अननेसेसरी में बार बार लिख नहीं रहा। इसको मैं लिख सकता हूं कि दिस विल बी इक्वल्स टू जेड नॉट इंटू आई नॉट इक्वल्स टू वी नॉट प्लस माइनस वी नॉट माइनस। तो ये इक्वेशन हो गई मेरी 3, ये इक्वेशन हो गई मेरी 4। इन दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को यूज करके मैं वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस की वैल्यूज निकाल सकता हूं, ठीक है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को मैंने जोड़ दिया, तो मुझे क्या मिला बताओ, मुझे मिला लेफ्ट साइड में वी नॉट प्लस जेड नॉट आई नॉट, इसका लेफ्ट साइड ये है और इसका लेफ्ट साइड ये है, ठीक है, और ये वी नॉट प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये क्या मिला, ये मिला मुझे 2 वी नॉट प्लस। तो यहां से मैं वी नॉट प्लस की वैल्यू आइडेंटिफाई कर सकता हूं, वी नॉट प्लस इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ वी नॉट प्लस जेड नॉट आई नॉट, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा वी नॉट माइनस जेड नॉट आई नॉट। तो देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 वी नॉट माइनस के बराबर, 2 वी नॉट माइनस के बराबर। वी नॉट माइनस और वी नॉट प्लस का मतलब वही है कि ये फॉरवर्ड वोल्टेज है पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक रिवर्स वोल्टेज है नेगेटिव डायरेक्शन में। दिस इंप्लाइज दैट वी नॉट माइनस इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ वी नॉट माइनस जेड नॉट आई नॉट, ठीक है। ये इक्वेशंस मेरी दो इक्वेशंस आ गई, फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज का रिफ्लेक्शन जो भी है। तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया सपोज, ये इक्वेशन नंबर 6 हो गया सपोज, ठीक है। यहां तक क्लियर है, जल्दी बोलो। यस सर। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को जो मैंने अभी आइडेंटिफाई करा था इक्वेशन नंबर 1 और 2 से, इन दोनों इक्वेशन से अब मैं यहां पर रखूंगा z इक्वल टू एल। तो z इक्वल टू एल रखूंगा तो मेरा v हो जाएगा वी एल, है ना, और ये इन टर्म्स ऑफ गामा आएगा, है ना। उसको भी देख लेते हैं कैसे आएगा, है ना। इक्वेशन में वी एल रखा मैंने, ठीक है। तो क्या आया, z इक्वल टू एल रख रहा हूं मैं, z इक्वल टू एल रख रहा हूं, तो ये आया वी नॉट प्लस ई की पावर माइनस गामा एल प्लस वी नॉट माइनस ई की पावर गामा एल। और दूसरी इक्वेशन आई आई एल, लोड करंट फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर लिख दे रहा हूं मैं लोड करंट, कभी आप सोचो कि आई एल क्या चीज है। यहाँ पर आई नॉट इनपुट करंट थी, यहाँ पर लोड के अंदर जो करंट आ रही है वो आउटपुट करंट कितनी आ रही है, आई एल आ रही है, ठीक है। तो आई एल मैंने ये करंट लिख दी, ठीक। तो आई एल कितना होगा, इसको कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि एल स्मॉल और एल बड़े में कंफ्यूजन ना हो। दिस विल बी वी नॉट प्लस डिवाइड बाई जेड नॉट ई की पावर माइनस गामा एल, ठीक है, माइनस वी नॉट माइनस डिवाइड बाई जेड नॉट ई की पावर गामा एल। अब ये इक्वेशन नंबर है 7, ये इक्वेशन नंबर है 8, और आपको इन इक्वेशन 7 और इक्वेशन 8 से क्या निकालना है, वी नॉट प्लस और वी नॉट माइनस की वैल्यूज निकालनी है, जैसे हमने पहले अभी इस इक्वेशन में निकाली थी, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे, हम एक बार इन दोनों को ऐड कर लेंगे, जेड नॉट की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इधर, और इन दोनों को ऐड कर लो तो ये वी नॉट प्लस हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वी नॉट माइनस आ जाएगा। तो मैं जल्दी से लिख देता हूँ, सॉल्व आप अपने आप कर लेना, बहुत सिंपल सी चीज है, वी एल माइनस जेड नॉट आई एल टाइम्स ई टू द पावर गामा एल,
ठीक है, और यहाँ पर आएगा 1/2 VL माइनस Z0IL e की पावर माइनस गामा L। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 9 और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 10। ये इक्वेशन नंबर 5, 6 और इक्वेशन नंबर 9, 10 का मैं इस्तेमाल करूंगा अपना इनपुट इम्पीडेंस कैलकुलेट करने के लिए। जब आप इन दोनों को सॉल्व कर लोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, ऐड करोगे, तो ये दोनों इक्वेशंस आपकी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें निकालना है इनपुट इम्पीडेंस। तो इनपुट इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं? इनपुट इम्पीडेंस निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सी चीज है, दैट ZIN इक्वल्स टू व्हाट, सोर्स वोल्टेज कितनी है और सोर्स करंट कितना है। ठीक है, मतलब इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट कितना है वो अगर मुझे पता लग जाए तो। ठीक है, VS की वैल्यू क्या है? VS की वैल्यू है V0 प्लस प्लस V0 माइनस, क्योंकि भाई स्टार्टिंग पर मेरे को क्या मिल रहा है इनपुट साइड पर, इस साइड पर आप देखो जरा ध्यान से, इस साइड पर क्या है, ये जो V0 है ये क्या है, ये बेसिकली V0 प्लस प्लस V0 माइनस है। ठीक है, यही तो है। और I0 कितना है? I0 है मेरा V0 प्लस माइनस V0 माइनस डिवाइड बाई Z0। ठीक है, तो अगर मैं इनपुट पर देखता हूं तो इनपुट पर ये कुछ चेंज होगा, अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां कुछ चेंज होगा, अगर मैं आउटपुट पर देखता हूं तो आउटपुट पर कुछ चेंज होगा, एंड सो ऑन। तो मेरे को हर वैल्यू पर इनपुट इम्पीडेंस की वैल्यू अलग अलग निकालनी पड़ेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इनपुट की बात करता हूं, Z इक्वल टू 0 पे इनपुट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, है ना, L इक्वल टू 0 रखता हूं, तो वो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, दिस विल बी सीधे सीधे V0 प्लस प्लस V0 माइनस डिवाइड बाई V0 प्लस माइनस V0 माइनस डिवाइड बाई Z0। तो Z0 ऊपर लिख लो और ये हो गया V0 प्लस प्लस V0 माइनस डिवाइड बाई V0 प्लस माइनस V0 माइनस। ठीक है, ये तो हो गया अगर मैं एट Z इक्वल टू 0 इनपुट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, एट इनपुट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ये मेरा Z इक्वल टू 0 पर ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ रही है। सिमिलरली अगर मैं L डिस्टेंस पर निकालूं तो मुझे ये वाले दोनों इक्वेशंस यानी इक्वेशन नंबर 9 और 10 वाली वैल्यूज को कहां रखना पड़ेगा, इक्वेशन नंबर कहां लिखा था मैंने, इक्वेशन नंबर 1 और 2 लिखा था शायद, है ना, इन वाली इक्वेशन में रखना पड़ेगा, है ना। और इन दोनों इक्वेशंस को V0 प्लस और V0 माइनस वाली वैल्यू जो निकाली मैंने यहाँ पे, V0 प्लस और V0 माइनस वाली वैल्यू, ये वाली 9 और 10 वाली वैल्यू जो है, उनको आप कहाँ रख दोगे, आप रख दोगे इक्वेशन 1 और 2 में। कहाँ गया 1 और 2 में, इन दोनों इक्वेशन में रख दोगे और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा आपका कुछ, ये मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत आसान सा है, आप खुद से कर लेना, थोड़ा सा डिफरेंट से लगेगा बट बहुत बहुत इजी प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, दिस विल बी Z0, अदरवाइज मैं कल करा दूंगा, अगर कोई डाउट होता है तो मैं आपको कल इसको डिराइव करके दिखा दूंगा दोबारा। ZL प्लस Z0 10 हाइपरबोलिक गामा L डिवाइड बाई Z0 प्लस ZL 10 हाइपरबोलिक गामा L। ना हाइपरबोलिक गामा L का क्या मतलब है, हाइपरबोलिक गामा का मतलब ये है कि अगर 10 हाइपरबोलिक गामा है, मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया था उसको, ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल्स टू e की पावर गामा L माइनस e की पावर माइनस गामा L डिवाइड बाई e की पावर गामा L प्लस e की पावर माइनस गामा L। मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके इन दोनों को ऐड करके उन दोनों का रेशो निकालता हूँ, तो ये गामा L जाता है, और यही मेरा एक्चुअल में किसी भी डिस्टेंस पर, ट्रांसमिशन लाइन के किसी भी डिस्टेंस पर मैं इनपुट इम्पीडेंस निकाल सकता हूँ इस एक्सप्रेशन से। अब अगर यहाँ पर मैं L इक्वल टू 0 रख दूँ, तो L इक्वल टू 0 मतलब ये वाली चीज़ हो जाएगी 1, तो ZL प्लस Z0 डिवाइड बाई Z0 प्लस ZL, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा, Z0 बचेगा। ठीक है, तो उस तरीके से आई कैन इजीली आइडेंटिफाई। ठीक, ये किसी भी जनरल मीडियम के लिए है, लॉसी और लॉसलेस के लिए हम इसको डिराइव कर सकते हैं फर्दर, तो वो हम करेंगे कल। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई डाउट हो एक बार ट्राई कर लेना कि ये कैसे आया, अगर समझ में आता है इट्स वेल एंड गुड, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर मैं आपको कल या परसों जब भी हमारा लेक्चर होगा तो मैं आपको इसको सॉल्व करा के दिखा दूंगा। ठीक है बच्चों।